वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 इतिहास का क्लास 8। इस क्लास 8 के चैप्टर के पहले का क्या नाम है आप सब देखिए। कैसे कब और कहाँ क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है आप सब जानते हैं, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए उनके बारे में हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अपन सब एक जानकारी प्राप्त करते हैं तारीखों के बारे में। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, और जो आम समझ है उसके हिसाब से जो तारीखें हैं उन्हीं से इतिहास को माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। उबाऊ मतलब बहुत ही बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले चलो। यार तारीखें रटो और इतिहास को आप जान लो, ये पहले बोला जाता था। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? आप सबने भी अपने दोस्तों से कभी ना कभी कहा होगा, अरे इतिहास तो बोरिंग चीज है, बहुत ही उबाऊ है, बस तारीखों का काम है, रट लो और याद रख लो। मगर ये क्या धारणा सही है? बिल्कुल नहीं। इतिहास सिर्फ तारीखों का काम नहीं है, इतिहास कई सारी घटनाओं के बारे में बताता है, और एक घटना को दूसरी घटना से जोड़कर हम तारीखों का अनुमान लगा सकते हैं। तारीखें याद करना जरूरी नहीं है, घटनाओं को याद रखना जरूरी है, उनकी क्रोनोलॉजी जरूरी है, उनका एक के बाद एक होना हमें याद होना जरूरी है। चलिए चलते हैं। अगर ये धारणा सही नहीं है तो तारीखों के बारे में कौन सी धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। बिल्कुल, इतिहास जो है अलग अलग समय पर अलग अलग बदलाव जो होते हैं उनके बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से नहीं है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी। इसका संबंध इस बात से नहीं कि भाई किस तरीके की चीजें थी अतीत में और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जब भी अतीत, जैसे अभी वर्तमान में यहाँ पे जो है आप अतीत में कुछ और था तो तुलना करने लगते हैं, हम समय पर जिक्र होता है। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले ये होता था, अब आज के टाइम पे बाद में ये हो रहा है, तो ये सारी बातें हम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हम करने लग जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल नहीं। हम हमारे आसपास की चीजों पर क्या नहीं करते, ऐतिहासिक जो सवाल है वो नहीं उठाते, वरना हमें उठाने चाहिए, मगर हम उठाते नहीं हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हम क्या चलते हैं भाई, हम चीजें जो है उनको स्वाभाविक मानकर चलते हैं। चीजें जो है अपने आप होती है। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा है। जो भी हमें दिख रहा होता है ना, वो हमेशा से ही ऐसा हो रहा होता है, ये हमें लगता है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। लेकिन हम सबके सामने क्या आते हैं? अचंभे के क्षण हर बार आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि भाई किस तरीके की चीजें होंगी, और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। तो कई बार हम क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछ जाते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ हो। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह बात जरूर आती होगी, और ये सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह रोजाना जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीजों की जानकारी कैसी मिलती थी। जब अखबार नहीं थे तो लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिला करती थी, इन चीजों के बारे में भी जानना होता है। ये देखिए, ब्रह्मांड ब्रिटेनिया को
शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्रिटेनिया जो है उसको, मतलब ब्रिटेन का कुछ होगा, उसको जो है शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1752 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने एक रेनेल नाम की व्यक्ति को चुना कि भाई आप ऐसे बनाइए कि भारत की रक्षा करने के लिए भारत ने हमें बुलाया। हम नहीं है भारत में, भारत ने हमें बुलाया। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञानों को विज्ञापन करे गए कई तरीके, लिप्टन टी का विज्ञापन है, देख लीजिए। अब ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो जितने भी ये ऐतिहासिक सवाल होते हैं ना, ये हमें समय के लिए बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई समय के बारे में सोचना पड़ जाएगा। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। जो समय है ना, समय को हमेशा हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। उनके लिए हम तारीख बनाएंगे तो उस पर पढ़ना आसान नहीं होगा। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, तो हम उसको कोई डेट नहीं दे सकते कि भाई इस डेट से चाय पीना शुरू कर दी। भाई चाय पीने का स्वाद धीरे धीरे ही आया होगा। एक बार में चाय इंसान को पसंद नहीं आती, तो डेली पीता है तो उसका आदत पड़ जाती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि भाई इस तिथि को ब्रिटिशर्स आए थे और हमने जो है उनका स्वाद चख लिया था। क्यों? तो ब्रिटिशर्स ने एक साथ आते ही तो हम पे काबू नहीं करना चाहा, धीरे धीरे उनको लगा कि काबू कर लेना चाहिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव हुआ है, ये बताना भी संभव नहीं है। किस दिन बदलाव हुआ है? अरे भाई कोई दिन थोड़ी था, धीरे धीरे बदलाव आते हैं हमेशा। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है, ये कोई एक बार में नहीं होता, कई समय लगता है इनको घटने में। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की भी बात कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है भाई कि हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एक लगभग सही अवधि जो है उसके बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तब हम एक अवधि बता देंगे कि इस अवधि के बीच में बदलाव शुरू होते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जुड़कर क्यों बोलते हैं कि इतिहास जो है तारीखों का एक मिला जुला रूप है? इस जुड़ाव की एक वजह है कि क्यों बोलते हैं लोग, हर किसी की एक वजह होती है। इसी वजह से उनकी भी एक ना एक वजह थी। देखते हैं वो कौन सी वजह थी। एक समय था, क्या था? एक समय था और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी तो उनको इतिहास मान लिया जाता था। यह इतिहास राजा राजाओं, राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कि कौन से साल राजा जो है उसको ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, यह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठ गया। तो सारी चीजों का ब्यौरा जो है दिया जाता था। इसी वजह से हम तारीख की बोलते हैं कि भाई तारीखों का है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बनाई जाती थी, जा सकती है वैसे, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है कि भाई कब क्या हुआ। इस तरीके के इतिहास में तो हम महत्व देख लेंगे, मगर असलियत में हम दूसरी चीजों में नहीं देख सकते। मैंने भी आपको बताया था। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार
बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, इन सबको देखना होता है। शहर कैसे बने, बाजार किस तरह पहले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो इतिहासकार जो है एक मुद्दों को दूसरे मुद्दों में इस तरीके से लिखने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी थी, तो हमने ये देख लिया। कुछ चीजों में तो तारीख होती है, इस वजह से हम उससे तारीखों को कह देते हैं, मगर सभी चीजों में तारीख जो है वो नहीं हो सकती। कुछ चीजें घटनाओं के कार्यक्रम उनके एक के बाद एक घटने की वजह से भी बनते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी तारीख है, ये तारीखें कौन कौन सी होती है, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसी होती है तारीखें, किस तरीके की तारीखों का जिक्र किया जा रहा है। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है कौन सी तारीखें पढ़ते हैं। चलिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। तो जो कुछ तारीखें हैं उनको महत्वपूर्ण मानने का पैमाना जो है वो क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। तो हम जो तारीखें चुनते हैं ना, और जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अपने अतीत की कहानियां जो बढ़ते हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण होती नहीं है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। तो जब हम सारी चीजें की डेट्स वगैरह लिखने लगते हैं, तारीखें लिखने लगते हैं, तो हमें वो महत्वपूर्ण लगने लगती है। मगर जो मेन घटनाएं होती है ना, वो हमें बाद में जब महत्वपूर्ण लगती है, तो हम तारीखों को उनको वे तारीख, इसकी तारीख तो याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना, तो इस वजह से हम उनको याद रखते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। और जब हम इतिहास में दूसरी चीजें देखेंगे, तो जो तारीख हमें आज महत्वपूर्ण लग रही है, वो उसके बाद हमें कोई दूसरी तारीख महत्वपूर्ण लगने लग जाएगी, भाई उस टाइम पे तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। तो एक उदाहरण पर विचार कीजिए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे बताया गया आपको एक उदाहरण। तो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हैरक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण। तो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो है बहुत सारे इतिहास लिखे, उसमें से हैरक जो है ना, उसका इतिहास लिखने का जो है शासनकाल महत्वपूर्ण माना गया है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग के शासन से शुरू होती है। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना हमारे वॉरेन हास्टिंग, वहां से ये अपना इतिहास लिखना शुरू करते थे। कौन? हैरक। ये गवर्नर जनरल का शासनकाल लिखते थे, और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे कि भाई हम लिखेंगे वॉरेन हास्टिंग से लेकर के लास्ट जो वायसरॉय थे इंडिया में, लॉर्ड माउंटबेटन, तब तक की सारी इतिहास की घटनाओं को कौन लिखता था? भाई हैरक। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेल्जिली, बेंटिंग, डलहौजी, कनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम कई अध्यायों में इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये सारे भी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल और वायसरॉय बन के आए थे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। तो जो हैरक ने लिखा उसमें तो भाई गवर्नर जनरल वायसरॉय बस यही बताया गया। गवर्नर जनरल थे पहले, फिर उनका नाम बदल के वायसरॉय कर दिया। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो उन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो मतलब सिर्फ भारत में जो ब्रिटिशर्स ने अपने दूत भेजे ना चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा प्रशासन था उसको चलाने के लिए, तो उन दूतों के बारे में ही सारी बातें बता दी। भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये हमारे पास जो है शासक हुआ करता था, हमारा गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस टाइम पे दूसरा गवर्नर जनरल था, और तब तक क्या क्या घटनाएं हुई वो बारे में बात कर ली। जैसे दूसरी चीज तो महत्वपूर्ण ही नहीं है, बस इसी से पता लग जाएगा। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। अब जब इन्होंने इतिहास इस तरीके से बना दिया, तो हमारा भी ये विषय बन गया अध्ययन का। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। गवर्नर जनरल से क्यों बड़े, हम कुछ और भी बता सकते हैं। तो गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट पे में
हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह वर्गों की गतिविधियों को किस प्रकार या किस तरह ध्यान दे सकते हैं? हम देखें और कौन सी गतिविधियां हम करके इसको बता सकते हैं। तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों में या अध्यायों में बांट देते हैं। बिल्कुल, आप सबने जब भी कोई चीज पढ़ना चाहा होगा तो आप ऐसा तो नहीं पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लेंगे। सबसे पहले आधा पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो टुकड़ों में बांटेंगे। उसी तरीके से हर चीज को टुकड़ों में बांटेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य हो, आराम से पढ़ा जा सके, उनको सामंजस्य बिठाए। इसका मतलब कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जब भी कोई कहानी गढ़ी जाती है तो ऐसी घटनाएं बताई जाती है जो उस कहानी को बता सके और अच्छी तरह से स्पष्टता दे सके, मददगार हो। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती। अब जब गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द ही इस सारा का सारा जो विषय है वो चल रहा है तो भारतीयों की गतिविधि तो कोई मायने नहीं रखती। आपके तो इस तरीके के जो ये लेटे पोटे जो हमारे गवर्नर जनरल आते थे बस उन्हीं का नाम है, भारतीयों का तो कोई नाम ही नहीं है। तो उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती थी। तो फिर क्या किया जाए भाई? किया क्या जाए? अगर गवर्नर जनरल से इतिहास बता देगा तो भाई कैसे पढ़ेंगे हम भारतीयों की स्थिति? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। तो इससे तो वो पढ़ नहीं सकते, तो हमें एक अपना अलग से खाका बनाना पड़ेगा, तभी हम पढ़ पाएंगे हमारे भारतीयों का इतिहास। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रही होगी, नहीं रहेगी। अब हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब हम ये गवर्नर जनरल वाले इतिहास को हटा के अपनी अलग तिथियां बना देंगे तो हमारे लिए वो तिथियां इंपोर्टेंट हो जाएगी। अब हम अवधियां कैसे तय करेंगे? अब हमने ये तो देख लिया, हमने गवर्नर जनरल वाला हटा के कुछ और बना देंगे जिससे कि हमारे भारतीयों की स्थितियां पता लगे। मगर हम उसमें अवधियां किस तरीके से पता करेंगे, किस तरीके से तय करेंगे अवधियां, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। तो इसने 3 विशाल खंडों में जो एक किताब लिखी, कौन सी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब ये लिख दी भाई। किसने लिखी? जेम्स मिल ने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांट दिया कि भाई एक तो हिंदू का है, एक मुस्लिम का है और एक ब्रिटिश। अब कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया, भाई चलो ठीक है मान लेते। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है कि भाई हिंदू ही थोड़ी थे, सिर्फ मुस्लिम ही थोड़ी थे, बहुत सारे थे, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों? ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटेंगे? तो इसकी भी एक वजह, हर चीज की एक वजह होती है। जो कालखंडों में बांटा इसने, 3 में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई एक दौर में ये खासियतें थी, उनकी केंद्रीय तत्व थे, उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। इस स्थिति में ये बदलाव आया, दूसरी तिथि में उसका बिल्कुल उल्टा बदलाव आ गया। तो ये तिथियां इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। मिल को लगता था, जो मिल था ना जेम्स मिल, जिसने बंटवारा किया, कालखंड बनाए, कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। अब मिल जो है वो ब्रिटेन का था, तो उसे लगा भाई ब्रिटेन, यूरोप, हर जगह ये हमारे अच्छे वाले हैं, ये हम सभ्य लोग हैं, ये बाकी सब सारे असभ्य लोग हैं। तो एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, बस हम ही सभ्य है और तो सब असभ्य लोग हैं, कोई काम का नहीं है, बस हम ही काम के, जो भी आएगा बोल देंगे हम, तुम हमारे अधीन हो, हम बड़े हैं तुम छोटे हो।
तो इतिहास की उनकी समझदारी ये थी, देखो कैसी समझदारी थी इनकी, कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। तो अंग्रेज तो ये सोचते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान बस इन्हीं का राज चलता है, बाकी सब तो यूं ही है, इन्हीं तानाशाहों का राज चल रहा है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। ये लगता था किनको? ब्रिटिशर्स को। इसी वजह से तो आए थे ना, आए थे बहुत सी चीजें लेने, और इनको लग रहा है कि हम ही पागल है, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि इनको तो यही अच्छे लगते थे और सब बुरे। जबकि इन्होंने किए क्या क्या वो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ये हमारे वाराणसी देख लीजिए, बाल धनी, बट फिर भी पता नहीं क्या है, तो चलता रहता है, क्योंकि इंसान बालों से नहीं कर्मों से बड़ा होता है, सीधी सी बात है, हर कोई जानता है ये बात। अब मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह ले जा सकता था। मिल सोचता था कि भाई भारत को तो सभ्यता फिर ब्रिटिशर सिखा सकते हैं, हम तो असभ्य लोग हैं, हमारी इतनी साल पुरानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो तो सब हड़प्पन सभ्यता है, वो तो यूं ही है। तो इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। अब चूंकि भारत को अच्छा बनाना है, तो हमें उनको हमारी चीजें सिखानी होगी, हमारे कानूनों का पालन करवाना होगा। मिल ने तो यहां तक सुझा दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो देखिए, मिल का तो ये मानना था कि भाई भारतीयों को तो सुखी जीवन हम ही दे सकते हैं, इसलिए जमीन पर कब्जा। कितना अच्छा तरीका सोचा जमीन पर कब्जा करने का। उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। वाह मेरे मिल, तो देखो इस तरीके की चीजें बोली जाती थी, तो मिल ये कहता था। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके की चीजें होती थी। इतिहास की इस धारणा में हमने देख लिया मिल के बारे में क्या क्या सोच रहा था हमारे बारे में। तो इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अब मिल ने जो इस तरीके से बांटा ना, तो उसने तो यही बताया कि भाई अंग्रेजी शासन प्रबल, प्रकृति, सभ्यता वाला, मनुष्य जात अच्छी वाला एक बढ़िया समाज था। तो भारतीय उनमें सभ्यता नहीं है, हम सभ्यता लाएंगे, हमारी सारी चीजें थोपेंगे, कानून थोपेंगे। तो अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, ये कहना था किसका? मिल का। मिल कहता था सब अंधकार में था जब तक ब्रिटिश नहीं आया, जैसे ही ब्रिटिश आया सब उजाला हो गया, अंधेरा था उजाला हो गया। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इस तरह की धारणा को स्वीकारा नहीं जा सकता। हम हंसी में इस वजह से ले रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी, मगर ये कितनी दयनीय बात है, आप खुद सोच के देखिए। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? आप ये बताइए, क्या किसी दौर को आप हिंदू और मुसलमान दौर कह देंगे? बिल्कुल नहीं, तो मुसलमान ही थोड़ी थे, तो हिंदू ही थोड़ी थे, राजा हो सकते हैं, मगर उनमें भी कई विभिन्नताएं थी। इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे, बिल्कुल चलते। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं होता था। हमें याद रखना चाहिए, प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। तो जेम्स मिल ने जो कहा ना, उसका विपरीत ही होता था भारत में। तो भारत में ना एक धर्म था, ना हिंदू और मुस्लिम ही थे, कई तरीके के धर्म थे। इतना नहीं, राजाओं के भी धर्म अलग अलग होते थे, राजाओं के मंत्रियों के धर्म भी अलग अलग होते। जेम्स मिल का सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना और फिर एक ब्रिटिशर्स में बांट देना एक सही नहीं है। तो अंग्रेजों द्वारा सुझाया गया वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार जो है, प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो अंग्रेजों ने ये सारी चीजें सुझाई थी, मगर प्राचीन इतिहासकार जो है वो तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर सिखाते हैं, और यही हम आज के समय पढ़ते हैं। ठीक है, यही हम आज के समय पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है, मैंने आपको बता दिया जेम्स मिल के बारे में ये सारी चीजें। अब हम जो हमारे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल के बारे में, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।